नमस्कार, मैं किरण राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और मेरे भावी मजिस्ट्रेटों के लिए मेरा नमस्कार और आपका फटाफट सिलेक्शन हो जाए, यही मेरी दुआ है। इसके लिए मैं सीआरपीसी में आज 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जो सीआरपीसी अपने आरजेएस में बाहर की एग्ज़ाम्स देख लो, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे इंटरव्यू दे लो, चाहे सिलेक्शन भी हो जाए, उसके बाद भी सीआरपीसी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो सीआरपीसी हमेशा आपके साथ रहेगी। तो सीआरपीसी इतनी अच्छी कर लो। और सीआरपीसी ऐसी है, ये डेली का डेली रिवीजन मांगती है। रिवीजन के बिना याद बिल्कुल नहीं हो पाएगा आपको। तो सीआरपीसी में कुछ चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर 5, 6, 7, चैप्टर 9, चैप्टर 12। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 17 से लेकर 21A जो है बंच चैप्टर, ये बहुत ट्रायल आ गई चारों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ली बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बेल और बॉन्ड पे आता है, 33 है, अपील 29 है, 27 जजमेंट है। इन चैप्टरों पे और चैप्टर नंबर 24 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह सीआरपीसी के कुछ चैप्टर हैं जिस पे आपकी मास्टरी होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो आज अपने करते हैं क्वेश्चनों की स्टार्टिंग, यानी डेली टेस्ट पेपर है 5th नंबर का। तो अच्छे से आप मेरे साथ ईमानदारी से सोल्व करिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन दिखने में तो 10 है, लेकिन इसके पीछे ये आप ध्यान से देखो कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सीआरपीसी के, उन्हीं में से क्वेश्चनों को उठाए गए हैं, यानी क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि कौन से पार्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। दो में तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप डेली इन चीज़ों को देखते रहेंगे और अपने एक्ट का रिवीजन करिए, क्योंकि वो पोर्शन कमज़ोर होता है। तो इस तरह मेरे साथ आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, आपको और ज़्यादा कुछ देने की इच्छा होगी मेरी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। क्या पूछा है? लिमिटेशन पूछी है फॉर फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन के लिए टू अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन 83, यानी धारा 83 के अंतर्गत किसी कुर्क संपत्ति की कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां करने की परिसीमा क्या है, यानी लिमिटेशन पीरियड पूछा है। तो आपको ध्यान होगा सेक्शन 82 से लेकर 86 वाला जो बंच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीआरपीसी का। ये आरजेएस के मेंस में भी पूछ लेते हैं कई बार कि एब्सकॉन्डिंग पर्सन कौन होता है, भगोड़ा व्यक्ति कौन होता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अगर वो आ नहीं रहा हो तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हो। तो इस तरह इसमें बता दिया कि 83 के अंदर यदि अटैच किया है तो ये बात भी पूछ सकता है कि कौन से सेक्शन में करेगा वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन। तो ध्यान होगा आपको सेक्शन 84। ठीक है, अब लिमिटेशन पूछी है तो विद इन 4 months ऑफ अटैच्ड, विद इन 3 months ऑफ अटैच्ड, विद इन 6 months ऑफ अटैच्ड, विद इन 1 month ऑफ अटैच्ड। यानी कुर्की के बारे में कि कुर्की के 4 माह के भीतर, कुर्की के 3 month के भीतर और कुर्की के 6 month और 1 month। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी, यानी सी इसका क्या है आंसर, यानी 6 month में क्लेम और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं वो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पोर्शन है, आज ही इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन एक्यूज्ड was remanded to judicial custody and JC
इन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 406 420 ऑफ IPC 1860 द पीरियड ऑफ 60 डेज यानी 60 डेज के लिए फॉर फाइलिंग चार्जशीट वाज कंप्लीटेड देन एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट टू रिलीज हिम ऑन बेल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन चार्जशीट इज फाइल्ड देन। मतलब क्या पूछ रहा है कि एक अभियुक्त या एक्यूज्ड को IPC की सेक्शन 406 420 के अंतर्गत अभिरक्षा में कस्टडी में भेजा गया है। अभियोग पत्र संस्थित करने के 60 डेज की अवधि पूर्ण हो जाने पर वह धारा 167(2) के अंतर्गत जमानत पर छोड़े जाने के लिए आवेदन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो आवेदन के लंबित रहने के दौरान अभियोग पत्र संस्थित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा चैप्टर कौन सा है CRPC का 12, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 154 से स्टार्ट होगा और 176 वाला जो सेक्शन है, इनमें से चाहे प्री दे लो, मेन दे लो, यहाँ तक कि इंटरव्यू दे लो, तो इनमें ये सेक्शन आते ही आते हैं। यानी सेक्शन में बता देती हूँ 164 167, ये 2 सेक्शन तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको आज ही अपनी डायरी में लिख लीजिए, पक्का याद करिए। तो पूछ रहा है कि मजिस्ट्रेट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ग्रांट बेल आफ्टर फाइलिंग चार्जशीट, यानी मजिस्ट्रेट को क्या राइट है, क्या इसमें मतलब राइट है नहीं, सेकंड मतलब मजिस्ट्रेट इज ऑब्लाइज्ड टू ग्रांट बेल, यानी मजिस्ट्रेट क्या है, बाध्य है, आबद्ध है। एक्यूज्ड राइट एक्रूड अंडर सेक्शन 167 टू नॉट सीज्ड, यानी सीज नहीं कर सकता। और फॉल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज नो ग्राउंड ग्रांट टू ग्रांट बेल, एप्लीकेशन वुड बी इनफ्रेक्चुअस ऑन बीइंग फाइल्ड चार्जशीट, यानी मजिस्ट्रेट अभियोग पत्र संस्थित होने के पश्चात जमानत पर छोड़े जाने की अधिकारिता नहीं रखता है, यानी ये तो आएगा नहीं। मजिस्ट्रेट जमानत पर छोड़े जाने के लिए आबद्ध है। अभियुक्त का धारा 167(2) के अंतर्गत उद्भूत अधिकार समाप्त नहीं हो सकता। अभियोजन की गलती जमानत दिए जाने का आधार नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और आवेदन अभियोग पत्र संस्थित किए जाने के कारण निष्फल हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा, इसका बी आएगा। क्या है, बी। ठीक है, अब इसमें बता दूं मैं कि इसमें रिमांड के बारे में दे रखा है 90 डेज 60 डेज, जिनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती थी। इसको आप ढंग से आज ही याद कर लीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 313 ऑफ द कोड पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन एक्यूज्ड इज, यानी संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के लिए परीक्षण का प्रयोजन क्या है, मतलब पर्पज पूछ रहा है कि एक्यूज्ड की एग्जामिनेशन का पर्पज क्या है, क्यों उसकी एग्जामिनेशन करवाई जाती है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है। टू इनेबल द एक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेस अपीयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम, या टू इनेबल द एक्यूज्ड टू नो हिज डिफेंस, टू इनेबल द एक्यूज्ड नो अबाउट द चार्जेस, ऑल ऑफ दीज। अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके, अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा का ज्ञान हो सके, अभियुक्त को उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों का ज्ञान हो सके, और ये सभी। तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या आएगा, ए आएगा। क्या है, ए, यानी अभियुक्त या एक्यूज्ड को अपने विरुद्ध एविडेंस में प्रकट होने वाली किन्हीं सर्कमस्टेंसेस का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। इस चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सेक्शन 313 ऑफ द कोड पर्पज, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ऑथोराइजिंग डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, द एक्यूज्ड मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। ठीक है, यानी पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ठीक है,
शरीर करना होगा, अधिवक्ता के माध्यम से करना होगा, एक आवेदन द्वारा जिस पर अभियुक्त ने हस्ताक्षर किए हो, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो संपर्क के माध्यम से, इन पर्सन थ्रू एन एडवोकेट बाय प्रोड्यूसिंग एन एप्लीकेशन साइंड बाय हिम थ्रू मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज। तो इसका क्या रहेगा आंसर? इसका आंसर है ए, शरीर क्या करेगा, उसको पेश करेगा। Question number 5. In a bailable offence, the bail can be given by, इसका मतलब जमानती अपराध में जमानत दी जाती है। तो आपको ध्यान होगा 436 यानी 436 से लेकर 450 तक जो सेक्शन है, चैप्टर कौन सा है? 33, बेल और बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बता दिया कि इसमें जो बेलेबल जो ऑफेंस है उसमें बेल दी जाती है। कौन देगा बेल? ठीक है, तो 436 को अपने ध्यान से पढ़ते हैं। तो अब आते हैं ऑप्शन में कि बाय कोर्ट देगी, बाय पुलिस ऑफिसर देगी, बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट देगा, या आइदर बाय कोर्ट और बाय पुलिस ऑफिसर देगा। इसमें न्यायालय के द्वारा, पुलिस अधिकारी द्वारा, उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायालय द्वारा अथवा पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा आएगा इसका? डी। क्या है? डी इसका ऑप्शन है। सिक्स क्वेश्चन, अंडर CRPC एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग कैन बी फाइल्ड बाय, यानी दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सौदा अभिभावक के लिए द्वारा आवेदन पेश किया जा सकता है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने बताया चैप्टर कौन सा है? 21A। उसके अंदर 265 A से लेकर 265 L तक जो देखा है बंच, इसको आप ढंग से याद कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आरजीएस में भी हर साल पूछते हैं कि प्ली बार्गेनिंग होती क्या है और कितने ईयर्स तक एक सज़ा वाले यानी पनिशमेंट वाले इसमें आते हैं। कंप्लेंट पे होती है, पुलिस रिपोर्ट पे होती है, किसको राइट है किसको राइट नहीं है। ठीक है, और पेंडिंग मैटर में आता है या नहीं आता, कौन पेश करता है, उन चीज़ों के लिए है। तो एक्यूज्ड पर्सन कंप्लेनेंट करता है, इन्वेस्टिगेटिंग करती है, या पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। तो अभियुक्त, परिवादी, विवेचना अधिकारी और लोग अभियोजक है। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा आएगा इसका? एक्यूज्ड, जो ये दे रखा है 265B के फर्स्ट पॉइंट में ये बात दे रखी है कि किसको राइट है, एक्यूज्ड को राइट है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन किया जा सकता है, यानी गिरफ्तारी के वारंट का एग्जीक्यूशन, यानी आपने वारंट निकाल दिया, उसका एग्जीक्यूशन कहाँ होगा? उसी स्टेट में होगा, उसी डिस्ट्रिक्ट के पास होगा, या इंडिया में होगा, इंडिया से बाहर होगा। 4 ऑप्शन है। ए टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कंसर्निंग मजिस्ट्रेट inside the district where the magistrate who issues warrant is posted at any place of India, या under the jurisdiction of police station who directed to execute warrant। संबंधित मजिस्ट्रेट की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत उस जिले के भीतर जहां वारंट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट पदस्थ है, भारत के किसी भाग पर, या उस थाना क्षेत्र के भीतर जिसे वारंट का निष्पादन करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो एग्जैक्ट आंसर आपको ध्यान होगा सेक्शन कौन सा? 77, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें दे रखा है कि इंडिया के एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया, यानी आंसर कौन सा आएगा इसका? सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कैन ए पर्सन डिस्चार्ज्ड अंडर सेक्शन 258 ऑफ CRPC बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, यानी क्या धारा 258 CRPC के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया जा सकता है? हो ही कैन नॉट बी ट्राइड अगेन,
he can be tried with the consent of the court by which he was discharged. No, since principle of double jeopardy would be applicable. Yes, by the consent of the state government, यानी नहीं, उसका पुनः विचारण नहीं किया जा सकता। हाँ, उस न्यायालय की अनुमति जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था। नहीं, क्योंकि दोहरे दंड का सिद्धांत लागू होता है। हाँ, राज्य सरकार की अनुमति से। यानी क्या पूछ रहा है ये? पुनः विचारण, यानी ट्रायल के लिए बोल रहा है। एक बार डिस्चार्ज हो गया फिर उसकी रीट्रायल हो सकती है क्या? तो आपको ध्यान होगा सेक्शन है 300 का जो 1 से लेकर 6 पॉइंट दे रखे हैं, यानी चैप्टर कौन सा है? 24, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें 5th पॉइंट जो है इसमें बता रखा है कि एक बार जो कन्विक्ट हो गया उसमें वापस उस कोर्ट की कंसेंट से क्या कर सकता है? रीट्रायल हो सकता है। यानी आंसर कौन सा आएगा इसका? बी, यानी ही कैन बी ट्राइड विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय विच ही वाज डिस्चार्ज्ड। ठीक है, तो सेक्शन 300 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए, यहाँ तक कि प्री में भी क्वेश्चन आते हैं। तो 304, 5 में इस बार 305 या 305 उसकी हेडिंग आई थी इस बार आरजीएस में प्री में। 306, 7, 8, 9 ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी आंसर कौन सा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इन विच केस गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर्टी ड्यूरिंग ट्रायल हैज बीन इशूड। यानी इनमें से किस मामले में विचारण के दौरान संपत्ति का निराकरण करने के संबंध में दिया निर्देश जारी किया, मतलब गाइडलाइन निकालिए। प्रॉपर्टी जो अटैच में प्रॉपर्टी के बारे में, जो प्रॉपर्टी को अटैच किया है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का 2003 का एक केस है जिसमें ये कहा गया था कि पुलिस स्टेशन जो है वो 15 डेज या 1 मंथ से अधिक उस प्रॉपर्टी को रख नहीं सकता, उसका डिस्पोजल करेगा। तो ये केस लो है 2003 का, सुप्रीम कोर्ट का 2003 सुप्रीम कोर्ट, इम्पोर्टेंट है, लिख के रख लीजिए आप। तो सुंदर भाई अंबालाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो हो सकता है इस बार आरजीएस में एक क्वेश्चन ये केस लो आ जाए। ठीक है, इसमें जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ये नहीं आएगा, राजेंद्र प्रसाद स्टेट ऑफ बिहार ये नहीं आएगा, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रामेश्वर राठौड़ ये भी नहीं है, जॉर्ज विरुद्ध केरल राज्य ये नहीं है, राजेंद्र प्रसाद विरुद्ध बिहार राज्य ये नहीं है, मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामेश्वर राठौड़ ये नहीं है। यानी एग्जैक्ट आंसर कौन सा है? बी है। तो लिख के रख लीजिएगा 2003 सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, when may a compliance be tendered pardon under section 306 of criminal procedure code। यानी सह अपराधी का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत क्षमादान कब दिया जा सकता है? तो आगे चैप्टर कौन सा? 24, यानी 306, 307 और 308 आपको ध्यान होगा, जिसमें से ये जो पूछा है 306 यानी चैप्टर 24 आज ही याद कर लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि क्षमादान कब आप दोगे? ओनली एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे दोगे, ओनली एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी पे दोगे, ओनली एट द स्टेज ऑफ ट्रायल पे दोगे, एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, यानी अन्वेषण के प्रक्रम पर, जांच के प्रक्रम पर, विचारण के प्रक्रम पर, या अन्वेषण, विचारण या जांच के प्रक्रम पर। तो आंसर कौन सा आएगा इसका? डी। क्या है? डी इसका आंसर है। तो सीआरपीसी को आप ढंग से, जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएं उन पे आज ही आप इंपॉर्टेंट चार्ट बना के अपने स्टडी रूम में दीवार पे बिल्कुल चिपका लीजिए और रोज़ उनका रिवाइज करिए। देखना आपको उन्हीं में से पूछा जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि जेएलओ की तैयारी, जेएलओ में क्या है कि आपका जेएलओ का जो सिलेबस है उनको आप रिवाइज करिए। घर में कोई हो तो उसे बोलिए कि आपका क्वेश्चन पूछिए आपसे। उसके अलावा मिरर के सामने बैठकर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए।
ताकि बोलने का जो झिझक है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो जेल वालों के लिए स्पेशली कि उनका जो सिलेबस है उन पे फोकस करो, और न्यूज़पेपर डेली का जो एडिटोरियल है उस पे फोकस रखिए, ठीक है। और जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो, जहाँ के भी रहने वाले हो, उसका जो जनरल नॉलेज है उससे अवेयर रहिए आप, और बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। इंटरव्यू में देखते हैं कि आप कितना अच्छा बोलते हो, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करते हैं, ठीक है। इस तरह आप अच्छे से करिए, और आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि हमें भी इस चीज़ के लिए मोटिवेशन मिले, आपको और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर सकूं मैं। तो इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। एक लाइट बाहर लगा दी ऊपर वाली चेहरे पे वो इंसान से ठीक है। आप लोग